हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राकेश। आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर यूनिट में ईएमएफ समीकरण के बारे में। तो ईएमएफ समीकरण जो आपके दोनों साइड में होती है, यानी कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, तो किस तरह से उसका एक फॉर्मूला ड्राइव होता है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ईएमएफ इक्वेशन जनरल, आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जनरल जो ट्रांसफार्मर है उसमें आपको कुछ इस तरह से दो सेटअप होते हैं हमारे, कोर और दूसरा होता है वाइंडिंग। तो वाइंडिंग जो होती हैं दो हैं, यहाँ से इस तरफ की जो पहली जो सोर्स जिसको बोलते हैं हम, इस तरफ की वाइंडिंग को हम बोलते हैं प्राइमरी, और दूसरी जो वाइंडिंग है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे पास जो है ईएमएफ समीकरण के लिए जो जो चीज़ों की जो टर्म्स की आवश्यकता होती है वो हैं, जैसे कि मान के चलिए ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत हम जानते हैं। तो यहाँ से हम जैसे प्राइमरी साइड में वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो होता है हमारा V1, और इसके साथ में जब करंट फ्लो होती है तो ये होती है आपकी I1, और साथ में जैसे ईएमएफ जो इंड्यूस होता है यानी कि प्राइमरी में वो होता है आपका सब प्रेरण के कारण। ठीक है, ये इतना सा प्रिंसिपल है इसमें। अब यहाँ पे E1 जो इंड्यूस होता है तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जब फ्लक्स सर्कुलेट होता है कोर में तो ये प्राइमरी से निकल कर और कोर से होता हुआ और सेकेंडरी तक पहुँचता है। तो इस ये जो कॉमन होता है इसको बोलते हैं हम फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स फाई से डिनोट करते हैं। तो ये आपका कॉमन होता है। और दूसरी साइड में, अब सेकेंडरी साइड की बात करते हैं, तो सेकेंडरी साइड में आपका ये इसी तरह से है कि सबसे पहले फ्लक्स के कारण यहाँ पे जो वाइंडिंग है यहाँ पे इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसका रीजन है, इसका कारण ये यहाँ है, एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में इंडक्शन का होना, यानी कि सह प्रेरण। यानी एक ही वाइंडिंग में होता है उसको बोलते हैं हम सव प्रेरण, और एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में फ्लक्स के द्वारा मैग्नेटिक इंडक्शन बनना, तो वो आपका जो है वो सह प्रेरण कहलाता है। इसको बोलते हैं हम यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन, और इसको बोलते हैं हम म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे E2 जो बना है, E2 के आगे आपको सेकेंडरी के लिए जो है यहाँ से इसके टर्मिनल्स पर वोल्टेज उत्पन्न होता है, यानी कि V2। और जब हम एक कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ से आगे हम जब लोड कनेक्ट कर देते हैं तो लोड वाली कंडीशन में यहाँ पे सेकेंडरी के टर्मिनल्स के थ्रू आगे जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं हम I2। तो इस तरह से यही कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत में आता है। ये कार्य सिद्धांत में है, तो कार्य सिद्धांत में हमने ये देखा है, या इसको हम कार्य प्रणाली भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से है ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में, प्राइमरी साइड में वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, वोल्टेज आरोपित किया जाता है, तो उसकी जो प्राथमिक कुंडली है यानी कि प्राथमिक जो साइड है प्राइमरी साइड में ईएमएफ इंड्यूस होता है। प्राइमरी साइड में ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स से, मैग्नेटिक कोर से फ्लक्स से घूमता हुआ चलता है, तो वो सेकेंडरी तक जब पहुंचता है, और सेकेंडरी पे आपका सेकेंडरी वाइंडिंग पर आप सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है E2, और उसके कारण उस सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल्स पर एक वोल्टेज उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं V2। तो वो सेकेंडरी वोल्टेज कहलाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो प्राइमरी से सेकेंडरी वोल्टेज का बनना। अब यहाँ पे एक इक्वेशन है, मेन वोल्टेज तो मिलता ही मिलता है ट्रांसफार्मर से, लेकिन जो अंदर जो इंटरनली है वो दो चीज़ें होती हैं, एक E1 और एक E2। ये आपके कहलाते हैं EMF, ये कहलाते हैं EMF, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आज EMF जो है कैसे बनता है इसके बारे में देखते हैं। तो EMF की एक इक्वेशन आपने देखी होगी कि EMF किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसको समझने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे EMF जो है वो देखिए यहाँ पे किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो आपका जो है यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, दोनों EMF के बीच में एक चीज़ कॉमन दिख रही है अपने को, वो होता है फाई, यानी कि जो फ्लक्स, फैराडे का नियम भी ये बोलता है कि आपका जो EMF उतना ही बनेगा जितना उसमें से फ्लक्स सर्कुलेट हो रहा है, यानी वाइंडिंग के थ्रू और जो है कोर के थ्रू। तो एक तो यह है आपका। दूसरा जो है EMF जो है डिपेंड करता है, यहाँ से आपके प्राइमरी के लिए आपका उतना ही EMF बनेगा जितने उसमें टर्न्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि EMF टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। इसी प्रकार से ये सेकेंडरी के लिए भी सेम है कि EMF उतना ही बनेगा सेकेंडरी साइड में जितना इसमें सेकेंडरी में टर्न्स होते हैं। तो प्राइमरी के टर्न्स हो गए N1, तो वहाँ पे EMF बनेगा E1, और सेकेंडरी के टर्न्स हो गए N2, यहाँ पे EMF बनेगा E2। इस तरह से EMF दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ हम एक स्पेशल नोट हो रहा है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है ये फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखता है, तो फ्रीक्वेंसी इसके साथ में अप्लाई होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि EMF ये आपके फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कैसे करता है इसको समझने के लिए विस्तार से यहाँ देखते हैं। एक साइकिल होती है आपके पास में, यानी कि हम देखते हैं यहाँ से एक जो साइन वेव है, तो साइन वेव कुछ इस तरह से, साइन वेव जो है आपकी इस तरह से होती है। तो साइन वेव को समझने के लिए आपके ये कोई भी वैल्यू होती है उसमें दो चीज़ होती हैं, एक जैसे वोल्टेज
या करंट, दूसरा होता है टाइम। तो इस रेस्पेक्ट में हम टाइम लेते हैं और साथ में जो है हमारा वोल्टेज या क्वांटिटी मान रहे हैं। तो वोल्टेज से पहले हमें यहाँ चाहिए EMF, तो हम इसको EMF काउंट करते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ से ये समझ सकते हो आप, यानी कि EMF और टाइम इक्वेशन है, यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो साइन वेव के थ्रू हम समझना चाह रहे हैं। यहाँ से जो है आपका जो मैक्सिमम जो EMF बनेगा इस पोजीशन पर बनेगा। तो मैक्सिमम जो फ्लक्स, मैक्सिमम EMF जब बनेगा, आपका मैक्सिमम EMF जब बनेगा जब आपका फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो फ्लक्स मैक्सिमम होने के लिए आपको यहाँ तक आना होगा, यानी कि वाइंड जो फ्लक्स है इस पोजीशन तक पहुँचेगा। तो यहाँ तक जो है टाइम काउंट हो जाता है इसका T/4, यानी कि आप जैसे यहाँ इसको कैपिटल T मान सकते हैं। तो यहाँ पर T/4 है, तो T/4 जो डिफरेंस है उस तक आपका फ्लक्स बनेगा 5 मैक्सिमम। और यहाँ तक जो है आपका फ्लक्स जो EMF बनता है उसको हम E मैक्सिमम बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन ये है। तो ये आपका जैसे टाइम ड्यूरेशन में होता है, यानी कि आपका जो है एक चक्कर में एक यानी कि एक साइकिल में आपका जो EMF है वो कितनी बार बदलता है, यानी कि जो फ्लक्स है वो सबसे पहले जो फ्लक्स यानी कि फ्लक्स कितनी बार बदलता है आपका 1/4 टाइम्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो। और जो आपका EMF है सेम, अब वही बात है, EMF है तो EMF जो है मैक्सिमम होता है वो होता है 5 मैक्सिमम, यानी कि 5 पे डिपेंड करता है। तो ये एक सामान्यतः एक चक्कर के लिए होता है 4 बार। यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो मैक्सिमम जो है आपका EMF ये होता है 4 टाइम्स, यानी कि 5 मैक्स अपॉन T, ठीक है। तो इस तरह से, और जैसे इसको आप सिंपल वे में ये भी लिख सकते हैं कि 4, 5 और साथ में जैसे इसको ओपन करते हैं हम यहाँ से, तो ये आता है आपका फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। तो इन तीनों चीज़ों को एक साथ कॉन्सेप्ट में मिला के अपन ये भी लिख सकते हैं कि 5Fn। तो इस तरह से, और जब इस इक्वेशन को अपन ओपन करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से आती है 4πFn, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपका है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका है एवरेज वैल्यू के लिए। तो ये एवरेज वैल्यू का भी 1/4 साइकिल है, यानी कि 1/4 चक्कर के लिए, ठीक है, यहाँ तक के लिए। अब जब आपका यहाँ तक जब इतना EMF बन रहा है ये, तो आपको दूसरे चक्कर के लिए भी उतना ही, तीसरे चक्कर के लिए इतना ही, यानी कि 1/4 चक्कर जो है, यानी कि टाइम जो है 4 बार बदल रहा है। तो आपका 4 बार जो है इसको अपने को काउंट करना होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 4/5Fn। तो इस तरह से, तो ये आपका क्या कहलाता है E एवरेज, ठीक है, एवरेज हुआ। और वो जो अभी हमने ये यहाँ देखा है E मैक्सिमम, तो ये आपका हमारा होता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम को हम इस तरह से यहाँ से लिख सकते हैं, इस तरह से, और चाहें तो ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखना है कि जो मैक्सिमम EMF है वो यानी कि T/4 है, यानी कि समय अंतराल के चौथे हिस्से में मैक्सिमम होता है। तो ये आपको देखना है। अब हमने इक्वेशन प्राप्त कर लिया है, एवरेज इक्वेशन। तो एवरेज इक्वेशन आपकी ये होती है E एवरेज इक्वल 4/5Fn। यहाँ पे 5 क्या है, F क्या है, N क्या है, ये अलग अलग जो हैं चीज़ें हैं। यहाँ से जैसे 5 जो है आपका फ्लक्स हो गया, और यहाँ पे F है जो है आवृत्ति है, और साथ में N जो है टर्न्स की संख्या है, यानी कि यहाँ पे टर्न्स जिस भी वाइंडिंग के होते हैं, भले जो एक बार हमने ये माना है टर्न्स हैं। अब हम देखेंगे कि अभी तक तो ये एवरेज EMF है, यहाँ तक हमें प्राप्त हुआ है 1/4 साइकिल के लिए। तो हमें पूरा EMF कैसे मिलेगा ये भी देखने के लिए, जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से हम देखते हैं जो आपका एवरेज EMF है वो आपको जो मिलता है, ये अभी आपको मिला है E एवरेज इक्वल टू 4/5Fn, इस तरह से। अब हमें चाहिए यहाँ पे हम एक जो है AC जो राशियाँ होती हैं, यानी कि AC में जो आपका RMS वैल्यू होती है, तो RMS वैल्यू प्राप्त करने के लिए, यानी कि E RMS इक्वल टू, यहाँ पे E एवरेज जो है इसको हमें एक चीज़ समझनी होगी। AC में एक चीज़ 3 पैरामीटर होते हैं आपके यहाँ पे, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है RMS, और तीसरा होता है आपका एवरेज, ठीक है। तो मैक्सिमम और RMS और एवरेज, यहाँ पे तीनों का एक रिलेशन है 1.000 और 0. यहाँ पे आपको समझना है 0.737 और 636, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ये आपका ये जो फैक्टर है
ये तीनों जो 3 प्रकार के वैल्यू होती हैं एक ही राशि की, मैक्सिमम, आरएमएस और एवरेज। अब यहाँ से हमें फैक्टर निकालने होते हैं, तो पहला फैक्टर हमारा निकल के आता है मैक्सिमम अपॉन आरएमएस। इसको बोलते हैं हम के मैक्स फैक्टर, यानी कि मैक्स के मैक्स। तो यहाँ से हमारा जो के मैक्स निकलता है, यानी कि 1000, इस तरह से आप इसको काउंट कर सकते हो, 1000 अपॉन 0. यहाँ से 0737 इस तरह से। तो ये आपका आता है 1.414, ठीक है, इक्वल यानी कि √2 के आसपास। और दूसरा आता है आपका यहाँ से आरएमएस और एवरेज का जो फॉर्म, इसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। जो ये फैक्टर है ये इस तरह से निकाला जाता है 737/636। तो ये आपका जो है इस तरह से आप सीधे शब्दों में याद रख सकते हो, इसका आता है 1.11। तो यहाँ पे फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू है वो 1.11 है, और मैक्स फैक्टर का वैल्यू जो है वो 1.414, यानी कि आपका जो है ये इसी को हम क्रेस्ट, पीक ये बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फॉर्म। तो हमें यहाँ पे चाहिए एवरेज और आरएमएस वैल्यू के लिए। तो एवरेज और आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि जब हमारे पास एवरेज वैल्यू है और आरएमएस चाहिए, तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला निकल के आता है इससे, आरएमएस अपॉन एवरेज इक्वल टू 1.11। ये हम इसको लिख सकते हैं इससे, यानी कि ये आपका था आरएमएस वैल्यू, तो ये आरएमएस, और ये आपका है एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस अपॉन एवरेज का मान होता है 1.11। और अब हमें चाहिए यहाँ पे इस इक्वेशन में, यहाँ से देख सकते हो, तो आरएमएस चाहिए, तो आरएमएस के लिए हम क्या करेंगे 1.11 इंटू यहाँ से हम लिख देंगे इस तरह से, एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू हमारी 45FN। तो इस तरह से हम यहाँ से देख सकते हैं। और इसका डिटेलाइज्ड जो है, जो लास्ट जो ये आरएमएस जो आएगा वो आएगा 4.445FN। तो ये इक्वेशन आती है फाइनली, और यही इक्वेशन आपकी जो है ईएमएफ इक्वेशन कहलाती है। तो इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ आगे आपके लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे पास फाइनली जो ट्रांसफार्मर की जो ईएमएफ इक्वेशन है वो निकल के आती है E इक्वल टू 4.445FN। इस तरह से ये आपके पास में एक ईएमएफ इक्वेशन आती है। अब मान के चलिए अगर हमें प्राइमरी की चाहिए, तो प्राइमरी में हमें जो है ईएमएफ इक्वेशन पता करने के लिए, ईएमएफ का मान पता करने के लिए इस तरह से लिखना होगा, E1 इक्वल टू 4.44 इंटू 5 जो है आपका यहाँ इस टाइम पे मैक्सिमम रहेगा, और एफ जो है फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, और टर्न्स बदलते हैं N1। इसी तरह से हम सेकेंडरी के लिए लिख देंगे E2 इक्वल टू 4.445F और N2 इस तरह से। अब हमें कई बार ऐसे बदलने की भी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे हम 5 का मान लिख सकते हैं कि 5 इक्वल टू BA, ठीक है। और अगर हम ऐसे देखें तो 5 यहाँ पे मैक्सिमम है, और यहाँ पे B जो है ये भी मैक्सिमम होता है, और A यानी कि चुंबकीय जो फ्लक्स है इसका मान होता है चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व इंटू उसका क्षेत्रफल, यानी कि जितनी कोर में वो अवेलेबल है। तो ये आपके ये वैल्यू आपको साथ में लेके चलनी है। तो इस तरह से ये आता है आपका प्राइमरी के लिए, और ये आपका आता है सेकेंडरी के लिए। अब जो आपका है यहाँ पे दोनों इक्वेशन प्राप्त होने के बाद में, यानी कि इनकी यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है, सेम यही होती है यूनिट। अब जो है हम देखते हैं आगे इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के जो ईएमएफ हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, किस तरह से ये आपस में रिलेशन करते हैं, कौन से फैक्टर निकलते हैं यहाँ से। तो ये देखते हैं हम यहाँ से इस तरह से। तो अब जो है यानी कि हम जब भी हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, तो देखिए ट्रांसफार्मर में जो एक चीज़ होती है, जो आपका जो मेन जो आउटपुट चाहिए होता है आपको, तो हम आउटपुट के रेस्पेक्ट में देखें तो यानी कि जब भी हम कुछ निकालते हैं, कुछ भी जो आपका फैक्टर वगैरह है, तो यहाँ से इसको सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो अभी हमने लिखा है कि E2 E1, तो ये आपका हो गया ईएमएफ का टर्न, यानी कि ईएमएफ का अनुपात। तो इसको बोलते हैं ईएमएफ रेशियो, यानी कि ईएमएफ अनुपात, ठीक है, ईएमएफ अनुपात बोल रहे हैं इसको। तो ईएमएफ अनुपात ये कैसे निकाला जाता है, इसको इस तरह से आप समझ सकते हो। यहाँ पे ये आपका ईएमएफ है कंप्लीटली सेकेंडरी साइड का, तो 4.44 इंटू 5FN2, और प्राइमरी साइड का है 4.445FN1। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज एक साथ कैंसिल हो जाती हैं, तो लास्ट फाइनली हमारे पास बचता है E2 E1 इक्वल टू N2 N1। और इसी को जो ये इक्वेशन जो अब आपके पास सामने आई है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं जो है EMF टू टर्न, यानी कि EMF टर्न रेशो, यानी कि इसको हम बोलते हैं EMF टर्न, यानी कि EMF टर्न रेशियो, ठीक है, EMF टर्न रेशियो अनुपात जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो E, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E/T अनुपात, ठीक है। ये सब चीज़ें एक जैसी हैं, EMF टर्न रेशियो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं।
तो यहाँ से आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि जो EMF टर्न रेशियो है वो हमेशा निकाला जाएगा रेस्पेक्ट यानी कि सेकेंडरी टू प्राइमरी रेस्पेक्ट, यानी कि सेकेंडरी ऊपर रहेगी यानी इक्वेशन के मामले में और प्राइमरी नीचे रहेगी। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और साथ ही साथ इसको जैसे हम वैसे देखें कि जो EMF जो इंड्यूस होता है वो सेकेंडरी साइड का है, वो आपका इंड्यूस होता है ड्यू टू आपका जो है यहाँ पे फ्लक्स के रीजन से, यानी कि आपका इस तरह से यहाँ तक है। तो जो प्राइमरी EMF जो अप्लाई किया जाता है वो उस जो बनता है वो बनता है आपका V1 के कारण, और जो सेकेंडरी EMF जो है वो आपका इंड्यूस करता है, यानी कि इसके बाद में जब बनता है वो आपका होता है V2। तो ये दोनों आपस में कोरिलेशनल है। तो इस तरह से आपका ये पूरा जो है EMF टर्न रेशियो में का एक्सप्लेनेशन है, विस्तार से है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं इससे आगे कि EMF जो टर्न रेशियो है इससे आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, यानी कि साथ के साथ जैसे ट्रांसफार्मर में दो चीज़ें चेंज होती हैं आपको पता है, एक वोल्टेज और दूसरा करंट। तो वोल्टेज का तो रिलेशन हमने पता कर लिया है, यानी कि EMF टर्न रेशियो के बारे में, EMF अनुपात के बारे में, EMF टर्न रेशियो, EMF वोल्टेज रेशियो या वोल्टेज टर्न रेशियो, इस तरह से। अब हम देखते हैं करंट का क्या रिलेशन है। तो करंट का रिलेशन देखने के लिए आपको यहाँ पे जो है करंट की इक्वेशन पता करनी होगी। तो करंट की इक्वेशन देखने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे जो ट्रांसफार्मर का जो शक्ति है यानी कि जो पावर है, ठीक है, वो आपके इक्वल रहती है, तो नो चेंज होता है उसमें। तो हम E1 I1 और AC के मामले में जो पावर का सूत्र होता है वो आपका होता है P = VI cos phi। तो इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखें कि जो यहाँ पे जो प्राइमरी साइड का जो है इस हम लिखते हैं, यानी कि वोल्टेज की जगह हम रेफरेंस ले रहे हैं E1 और करंट की जगह हम लेते हैं I1 cos phi जो है आपका वो है ही, और सेकेंडरी साइड का होता है E2 I2 cos phi 2। phi1 phi2 नहीं मान सकते, पावर फैक्टर एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देखें कि तो आपका रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी ये आता है आपका। तो यहाँ से आप देख सकते हैं I1 अपॉन I2, ठीक है, ये आपका करंट का इक्वेशन। तो सब चीज़ों को एक साथ मिला के हम ये भी लिख सकते हैं आपके यहाँ पे कि E2/E1 इक्वल V2/V1 इक्वल N2/N1 इक्वल टू I1/I2। तो यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली है आपके पास में I1 अपॉन I2। तो ये आपका जो है यहाँ पे रिवर्स रिलेशन होता है, ये आप ध्यान से देखें। तो ये आपका फाइनली निकल के आता है, इसी को हम बोलते हैं आपका EMF टर्न रेशियो। EMF जो है इस तरह से आपकी EMF इक्वेशन के बारे में हमने आज जाना है। और EMF इक्वेशन से संबंधित और भी जो भी क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं डेरिवेशंस में आते हैं। तो इस तरह से आप समझें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।